अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2002 रेगुलर सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम सेकंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग आवर क्वेश्चन। Given Mr. Wasim started business with cash investment of rupees 1 lakh on January 1st 2001, he keeps his accounting records on single entry basis। ठीक है, मिस्टर वसीम जो कि एक सोल प्रोप्राइटर हैं, मतलब सोल प्रोप्राइटर हैं, मतलब वो बंदा जो कि मतलब अपने बिजनेस का है, सिंगल होली सोली मालिक होता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, राइट। सो मिस्टर वसीम जो है वो उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था और वो लोग उन्होंने जो है कैश की इन्वेस्टमेंट की थी। बिज़नेस जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने कैश की इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख रुपीज़ की। तो ये आपका जो है कैपिटल एट द स्टार्ट बन गया। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ क्या 1 लाख रुपीज़, जाहिर सी बात है वो कैपिटल होता है जो आपका इनिशियल कैपिटल होता है, स्टार्टिंग कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल होता है। सो 1 लाख रुपीज़ इज़ योर कैपिटल एट द स्टार्ट। ठीक है, जनवरी 1st 2001 को उसने जो है अपनी मतलब फॉर्म स्टार्ट किया उसने, या कोई भी बिज़नेस वगैरह उसने स्टार्ट किया और उसने अपना जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो सिंगल एंट्री की बेसिस पे कीप किया। ठीक है, यानी कि रखा। फिर है ऑन December 31st 2001। अब महीना यहाँ पे मतलब साल जो है यहाँ पे ख़त्म होता है December 31st 2001 को। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिली, हासिल हुई। सो अब ये अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, ये जो डेटा होता है ये मतलब किसी भी उस पूरे साल के अंदर या उस पूरे साल की जो ये रेंज है पूरे साल की, जनवरी से लेके दिसंबर तक की, इसके अंदर मार्च में हो सकता है कि ये एंट्री अकर्ड हुई हो, या हो सकता है कि ये वाली जो एंट्री है वो नवंबर में अकर्ड हुई हो। ठीक है, तो ये जो है पूरे साल का डेटा होता है। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो डेटा गिवन होता है वो बिल्कुल साल के एंड वाला दिन का डेटा होता है। ठीक है, यानी कि जब साल आपका ख़त्म हो चुका है उसके बाद आपके पास क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं या क्या चीज़ें इनकर्ड हुई हैं, वो वाला डेटा उसको हम कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो किसका होगा, December 31st का। ठीक है, दिसंबर का भी नहीं बल्कि December 31st, यानी कि दिसंबर की जो 31st की तारीख है वो वाला डेटा है। ठीक है, और ये वाला जो डेटा है वो पूरे साल का डेटा होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास कैपिटल एट द स्टार्ट ऑलरेडी गिवन है लेकिन कैपिटल एट द एंड यहाँ पे मिसिंग है। सो हमने कैपिटल एट द एंड फाइंड आउट करना है। अब कैपिटल एट द एंड फाइंड आउट करने के लिए आप चले जाएं अकाउंटिंग इक्वेशन के पास। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एसेट्स गिवन है और लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल गिवन नहीं है। ठीक है, सो इक्वेशन बेसिकली क्या आती है, ए इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब कैपिटल यहाँ पे मिसिंग है तो आप सिंपल कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, कि एसेट के अंदर से लायबिलिटीज निकाल दो तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम वही चीज़ करेंगे, हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उन सबको प्लस कर देंगे और इसमें से जो हमारे पास एक लायबिलिटी है यहाँ पे अकाउंट पेबल की वो लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एट दी एंड। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट कैपिटल एट दी एंड। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपके पास सबसे पहले आपके पास कैश एट बैंक, ये भी एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट है। अच्छा, ये वाली जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है वो ओपनिंग होती है और जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी आपके पास वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलें पहले हम कैपिटल एट दी एंड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले है 25,000 प्लस 55,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000। ठीक है, और प्लस 2,500। अब यहाँ पे आप नोट करो, मैंने यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पूरी अमाउंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि मुझसे जो है डबल जीरो की मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, कैलकुलेशन काफ़ी आपकी ईजिली हो जाती है। अच्छा, अब ये जो है ये आपकी लायबिलिटी है विच इज़ अकाउंट्स पेबल। ठीक है, तो ये जो आप माइनस में लिखोगे क्योंकि आपने क्या करना है, लायबिलिटी को माइनस कर देना आपके तमाम एसेट्स में से ताकि आपके पास कैपिटल आ जाए। ठीक है, सो उसको माइनस कर देंगे हम कितने से, 39,000 से। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एट द एंड विच इज़ 1,73,500। सही है, सो 1,73,500 इज योर कैपिटल एट दी एंड। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,73,500। अच्छा, एग्जाम्स में आपने क्या करना है कि आपने पूरा ये कैलकुलेशन पूरी लिखकर आपने करके दिखानी है। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे समझाने के पर्पज़ के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैं इसको अलग पेज पे नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ गया, कैपिटल एट दी एंड। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाने का तरीका बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले आपने जिस बंदे का बिजनेस है उस बंदे का नाम, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना होता है और जिस पीरियड की आप लिख रहे हो मतलब बना रहे हो वो पीरियड। ठीक है, जैसे इस सिनेरियो में हम जो है वो December 31st 2001 की बना रहे हैं। ठीक है, सो फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2001 या 31st December 2001।
अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि देखिए, एक नॉर्मल बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या होता है एक नॉर्मल बिजनेस में, या किसी भी दुकान की एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस दुकान में क्या होता है कि पहले पहले का ऑलरेडी माल पड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर वो बंदा क्या करता है कि अब जाहिर सी बात है, वो जो पिछले साल का जो माल होगा वो उसको ही तो नहीं बेचेगा ना, सिर्फ वो क्या करेगा, एडिशनल माल भी खरीदेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा ये गलत बोल गया। एक्चुअली हम जो यहाँ पे हम सिंगल एंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल एंट्री में क्या होता है कि वो देखता है कि एक जो सोल प्रोप्राइटर है वो देखता है कि जो एंड में मेरे पास कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस हुआ, ठीक है, इसको हम कहते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अच्छा, अब ये क्या होता है कि शुरू में वो देखता है कि भाई मैं कैपिटल जो है इतना लेकर आया था और मेरे पास जो है इतना कैपिटल बचा, तो अगर मैं ना यहाँ पे ड्राइंग्स करता या ना ही मैं जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता तो मेरे पास कितना क्या कैपिटल एक्चुअल में बच जाता, ठीक है। क्या 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 मेरा कैपिटल जो है बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। सो दैट इज़ योर अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, अब होता है क्या है कि सबसे पहले वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल एट दी एंड लेकर आते हैं, फिर उसके अंदर एडअप कर देते हैं अपनी ड्राइंग्स, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्यों ऐड कर रहे हैं, ड्राइंग्स इसलिए हम एडअप करते हैं ताकि हमें पता चल जाए, मतलब ड्राइंग्स का इफेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर क्या करता है कि अपने कैपिटल की उसने इन्वेस्टमेंट कर ली, अब उस इन्वेस्टमेंट से उसने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब जब वो पैसे विड्रॉ करेगा तो वो कहेगा कि भाई मेरा मुझे तो कैपिटल लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हुआ। अब वो एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ होगा, एक्चुअल में लॉस इसकी वजह से हुआ क्योंकि उसने ड्राइंग्स की, ठीक है। तो मुझे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि अगर मैं ना ड्राइंग्स करूँ ना ही मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि ये क्या होता है कि आर्टिफिशियली कैपिटल को आपको बढ़ाती है और घटाती है, ठीक है। अगर ड्राइंग्स करोगे तो आर्टिफिशियली कैपिटल कम होगा और अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे तो आर्टिफिशियली कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं कोई एक ऐसी सिचुएशन लेकर आऊँ जिसमें ना मैंने ड्राइंग्स की हो ना ही मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हो, तो क्या मेरा कैपिटल बढ़ा, मतलब बढ़ा या घटा, ठीक है। सो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो जिसकी वजह से मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल एट द एंड में से ड्राइंग्स एडअप कर दूंगा, ठीक है, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि ड्राइंग्स जब मैंने एडअप की तो उसका मतलब कि मैंने कभी ड्राइंग्स की नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको एड बैक कर दिया, वापस डाल दिया, तो उसका मतलब कि ड्राइंग्स का इफेक्ट खत्म हो गया। इसी तरीके से मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो मैंने एडअप कर दी थी वो मैंने लेस कर दी, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियली मैंने ये कैपिटल को बढ़ाया घटाया, ये जो है ये आर्टिफिशियली जो मैंने काम किया ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर कैपिटल एट दी स्टार्ट को हम लेस कर देते हैं आपकी कैपिटल एट दी एंड में से, ताकि आपको पता चले कि कैपिटल एट दी एंड आपको कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस हुआ, ठीक है, बिजनेस में। सो ये जो है हम यहाँ पे करने जाएंगे। तो ये मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी कि हम क्यों कैपिटल एट दी एंड में से के ड्राइंग्स ऐड करते हैं, फिर हम जो है आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस करते हैं और फिर कैपिटल एट दी स्टार्ट लेस करते हैं। सो ये रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कैपिटल एट दी एंड से स्टार्ट करना है। सो कैपिटल एट दी एंड हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, विच इज़ 1,73,500। तो चलें यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल एट दी एंड लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ड्राइंग्स को लेस करेंगे अगर ड्राइंग्स होंगी तो, ठीक है, अदरवाइज लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइंग्स का किससे पता चलेगा कि ये आपको मिलेगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर वसीम हैड विड्रॉन ₹2,500 पर मंथ, ठीक है, 2,500 हर महीने उसने विड्रॉ किए। एंड ड्यूरिंग द ईयर फॉर इज पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ड्राइंग्स के अंदर ये इंक्लूड होगा या ड्राइंग्स की अम्ब्रेला के अंदर ये आएगा। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसने बिजनेस कब स्टार्ट किया था। सो ही स्टार्टेड, अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि अच्छा जनवरी में स्टार्ट किया है, ठीक है। सो जनवरी में स्टार्ट किया तो उसका मतलब कि पूरे 12 साल का ये आप निकालोगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये जनवरी में नहीं बल्कि फरवरी में करता, ठीक है, लेट्स सपोज कि इसने फरवरी में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या आप 12 महीने का निकालोगे? ऑफ कोर्स नॉट, आप फिर 11 महीने का निकालोगे, ठीक है, 11 महीने का निकालोगे आप। अच्छा, तो अब जो हम 12 महीने का पूरा निकालेंगे, ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं, अब हम 2,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये आपको पूरे साल का ड्राइंग्स दे देगा, ठीक है। सो ये जो है पर मंथ ड्राइंग्स हैं और पर ईयर ड्राइंग्स निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12। सो ये जो आपके पास आ गया 30,000। सो 30,000 उसने पूरे साल में विड्रॉ किए अपनी बिजनेस में से, ठीक है, अपने बिजनेस में से। सो यहाँ पे हम करेंगे लेस ड्राइंग्स 30,000, ठीक है। अच्छा, ये 30,000 यहाँ पे आप नोट करोगे कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो अकाउंटिंग में जब भी आप कोई भी चीज़ ब्रैकेट में लिखते हो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो है माइनस साइन के साथ है, ठीक है। तो 30,000 जो है ये माइनस साइन के साथ है, यानी कि ये लेस होने इसमें से। अब हम अभी डायरेक्ट लेस नहीं करेंगे, वैसे करना तो ये है कि इसको डायरेक्ट लेस करना है और फिर और जो एडिशनल चीज़ें हैं, सॉरी ये लेस नहीं होगा, मैंने गलती से यहाँ पे लेस की साइन लिख ली। मैंने आपको अभी बताया कि ये ऐड बैक होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसको। सो ये गलती से मैंने यहाँ पे लेस कर दिया, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। तो ये ऐड बैक होगा, ठीक है।
लेकिन अब इसको अभी ऐड बैक नहीं करते हैं, पहले हम तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर एक ही बार में जो है जो भी माइनस होना है या जो भी ऐड बैक होना है उसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब क्या लिखेंगे, अब हम लेस करेंगे क्या, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आपके पास यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। सो ही इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। पूरे साल में इसने 25,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। सो लेस कर देंगे हम इसको यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट को। सो ये आ गई 25,000। अब ये जो है मैंने ब्रैकेट में इसको सही लिखा है। अच्छा, और एक और चीज़ क्या लेस होगी, आपका कैपिटल एट द स्टार्ट, ठीक है। सो एक और चीज़ यहाँ पे हम लेस करेंगे क्या, कैपिटल एट द स्टार्ट, ठीक है, जो कि 1 लाख रुपीज़। और ये कैसे पता चला, ये ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जो इसने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका कैपिटल एट द स्टार्ट, ठीक है। सो ये हमने जो यहाँ पे इसको भी माइनस साइन के साथ लिखना है, तो उसके आगे भी हमने ब्रैकेट्स लगा लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम कर देंगे सबको, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे जो है मतलब इसका मतलब और होता है, ठीक है, अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। सो अब हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो सबसे पहले आपके पास कैपिटल डी एंड था 1,73,500। इसके अंदर से हम प्लस कर देंगे और आपका मतलब ऐड बैक कर देंगे आपकी ड्राइंग्स, तो प्लस कर दिया 30,000। फिर हम कर देंगे लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 25,000 की, ठीक है। फिर हम फिर से लेस करेंगे इन्वेस्ट कैपिटल एट द स्टार्ट 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। सो ये आ गया 1 लाख रुपीज़। तो एक आपके पास जो अनएडजस्टेड प्रॉफिट आया है वो कितना का है, 78,500, ठीक है। सो इसको जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 78,500। अब हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, और वो कैसे निकलता है, जब आप उसके अंदर से तमाम आपके एक्सपेंडिचर्स लेस कर देते हो, ठीक है। सो चलें हम एक्सपेंडिचर लेस करते हैं, तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर्स। तो इसके लिए क्वेश्चन पे फिर से वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो एक्सपेंडिचर्स जो हैं यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, एक्सपेंडिचर्स जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। सो पहला तो आपके पास ये है कि द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट ऑफ ₹750, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि डेबिट हो गए, यानी कि निकल गए आपके अकाउंट में से कितने, ₹750, ठीक है, फॉर ज़कात डिडक्शन। किसके लिए निकले हैं, ज़कात डिडक्शन के लिए। और क्रेडिट ऑफ रुपीज़ क्रेडिट हुए, यानी कि आपके बैंक के अंदर पैसे आए कितने, 1,500। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई डेबिट होता है तो चीज़ मतलब हम कोई भी अगर कैश आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो बेसिकली बैंक में थोड़ा उल्टा होता है। मसला ये है कि बैंक जो आपके पैसों को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो ये जो है आपके अकाउंट में एज अ क्रेडिट शो होंगे, ठीक है। यानी कि बैंक के लिए क्रेडिट होगा, ये लायबिलिटी होगी आपके पैसे, ठीक है। जबकि आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए ये एक एसेट होगा, क्योंकि आपका कैश है, लेकिन वो बैंक का कैश नहीं है, ये आपका कैश है। तो बैंक इसको लायबिलिटी ट्रीट करता है, क्योंकि बैंक को ये पैसा वापस देना होता है आपको, ठीक है। तो जिसके वजह से जब भी आपके अकाउंट से पैसा जाता है तो वो जो है उसको डेबिट करता है, और आपके अकाउंट में जब भी पैसा आता है तो वो उसको क्रेडिट करता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी पैसा आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी हमारे पास पैसा जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है हम कुछ मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी यहाँ पे। तो चलें, अब हमने क्या करना है कि 750 को हमने एज एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है। और ये जो प्रॉफिट हुआ है आपके पास, क्रेडिट हुए हैं, ठीक है, फॉर प्रॉफिट, ये आपका अदर इनकम होगा, ठीक है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सेविंग अकाउंट्स होते हैं लोगों के, तो सेविंग अकाउंट्स पे ज़कात डिडक्शंस भी होती हैं और अदर डिडक्शंस भी होती हैं, ठीक है, और प्रॉफिट भी मिलता है आप। यानी कि अगर आप बैंक में जाते हो और एक सेविंग अकाउंट खोलते हो तो सेविंग अकाउंट में आपके पास जितना पैसा पड़ा होता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, या जो भी इंटरेस्ट पे आप या काइबर रेट पे जो आप एग्री हुए होते हो, या जो भी स्टेटेड काइबर रेट होता है, तो उस पर उतना परसेंट जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली सूद होती है, लेकिन इस्लामिक बैंक ने उसको थोड़ा घुमा फिरा लिया है। ये भी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इस्लामिक बैंक जो है कन्वेंशनल बैंक से किस तरीके से डिफर करती है। सो अभी फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो इस पर वापस आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि इसको अदर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देना है, और उसको हमने एज अ एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंडिचर पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला एक्सपेंस आ गया, विच इज़ ज़कात डिडक्शन एक्सपेंस, और ये माइनस में है क्योंकि ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैंने इसको माइनस में लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं आगे आपके पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। फिर आपके पास आ जाता है इंश्योरेंस फॉर ₹1,500 एट
हैड एक्सपायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया आपका, ठीक है। अब बेसिकली इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या करेगा, आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस को घटाता है, ठीक है। यानी कि 1500 की आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, यानी कि ये प्रीपेड जो था आपका वो जो है एक्सपेंस पे कन्वर्ट हो गया। अगर प्रीपेड नहीं होता तभी भी आप उसको एक्सपेंस में ही लिखते हैं, ठीक है। सो इंश्योरेंस एक्सपेंस आप क्या हो गया, कितने का, 1500 का, ठीक है। सो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस 1500 से, तो ये आ गया 1500 इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब आगे देखते हैं, आगे आपके पास है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वॉज एस्टिमेटेड एट 10%, फर्नीचर के ऊपर 20%, फर्नीचर के ऊपर 20% है, और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 10% है, ठीक है। सो चलिए पहले हम जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों का निकाल लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट देखते हैं आपके पास कितने के हैं, 60,000 के ऑफिस इक्विपमेंट हैं, और फर्नीचर जो है 30,000 है, ठीक है। सो फर्नीचर का 10% है, और सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट का 10% है और फर्नीचर का 20% था, राइट। एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। सो फर्नीचर के ऊपर 20 है और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 10 है, ठीक है। सो फर्नीचर का 20%, सो फर्नीचर का 20%, 30,000 का 20% निकालेंगे हम, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, तो ये कितना आ गया आपके पास, 6,000, ठीक है। और आपका जो ऑफिस इक्विपमेंट है उसका 10% है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट का ऑफिस इक्विपमेंट जो है आपके पास 60,000 है, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो ये जो है आपका कितना आ गया, 6,000, यानी कि दोनों का सेम ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये मैंने दोनों यहाँ पे लिख लिए। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि आप सबसे पहले तमाम एक्सपेंडिचर्स लिखते हो, फिर उसको टोटल एक्सपेंस मतलब प्लस करते हो, टोटल एक्सपेंडिचर्स निकालते हो, फिर टोटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो आपके अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से लेस होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने वही वाला तरीका अपनाना है कि आपने तमाम एक्सपेंडिचर को प्लस करना है और फिर टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। टोटल एक्सपेंडिचर जो फिर जाके आगे जाके ये लेस हो जाएंगे आपके अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से, ठीक है। तो आपने इस तरीके से करना है, मेरा वाला तरीका फॉलो नहीं करना, ठीक है। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास देखते हैं इसके अलावा और कोई एक्सपेंडिचर है। सो इसके अलावा और कोई आपके पास एक्सपेंडिचर्स नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो अदर इनकम है, ठीक है। सो अदर इनकम में आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी जो प्रॉफिट जो आपको बैंक से मिला, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था कि जो ये रहा 1200 का, ठीक है, क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 1200 एज प्रॉफिट। सो यहाँ पे अदर इनकम यहाँ पे लिख लेते हैं, अदर इनकम कितने की, 1200 की, ठीक है। और ये में जो है मैं प्लस साइन के साथ लिख रहा हूँ, यानी कि इसके आगे ब्रैकेट नहीं है क्योंकि ये लेस नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ इनकम नॉट एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं आपकी एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट स्लैश लॉस, स्लैश का मतलब होता है और, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ तो हो नहीं सकती, ठीक है। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सो आपके पास इनकम कितने की थी, आई मीन अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितने का था। सो ये था आपके पास 78,500 का, ठीक है। 78,500 माइनस करते जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, 750। सो यहाँ पे माइनस करते हैं 750, फिर माइनस करेंगे हम 1,500, फिर माइनस करेंगे हम 6,000, ठीक है, फिर अगेन 6,000, और फिर हम प्लस कर देंगे कितने, 1,200। सो प्लस 1,200 बिकॉज दिस इज एन अदर इनकम। तो ये कितने के क्या आपके पास क्या मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट कितने का आ गया, 65,450, ठीक है। सो दिस इज योर प्रॉफिट। सो यहाँ पे हम प्रॉफिट पर टिक कर देते हैं कितने का, 65,450, ठीक है। सो यहाँ तक जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। अब आगे चलते हैं हम बैलेंस शीट पे, ठीक है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं। तो ये आ गया आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यहाँ पे आपके तमाम एसेट्स आते हैं। एसेट में आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं फिक्स्ड और दूसरे होते हैं करंट एसेट वो होते हैं जो कि विद इन अ ईयर आप उसको लिक्विडेट कर देते हो, यानी कि वो आपकी बैलेंस शीट से मूव आउट कर दे जाते हैं, ठीक है, या कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और एसेट में, जैसे कैश हो गया, ठीक है। और आपके पास जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो 1 ईयर से ज़्यादा अरसे तक आपके पास बैलेंस शीट में आपके मौजूद होते हैं। सो दैट दीज आर योर फिक्स्ड एसेट्स, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये तमाम आपकी जो है फिक्स्ड एसेट में शुमार होते हैं। इसके अलावा जो आपके पास इन्वेंट्री, कैश, बैंक में पैसा, या आपके रिसीवर्स जो होते हैं वो तमाम आपके करंट एसेट्स में शुमार होते हैं। लाइबिलिटीज़ में भी आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है करंट, दूसरी होती है नॉन करंट या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, ठीक है। सो करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो कि विद इन अ ईयर आपने उतारनी होती है, जिसमें आपके पास अकाउंट्स पेबल्स वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और लॉन्ग टर्म्स लोन जो है वो एक नॉन करंट लाइबिलिटी की एग्जाम्पल होती है। अच्छा, अब उसके कैपिटल में आपको तो पता है कि कैपिटल आता है
और इसके कैपिटल के अंदर हम जो है वो लेस करते हैं ड्राइंग्स, ऐड बैक, सॉरी नॉट ऐड बैक, ऐड करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट भी ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलें इसको बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि जो यहाँ पे क्या होता है कि एडिशन मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होती है। ये आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर में जो आता था वहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे बेसिकली हम, क्योंकि ये डेटा जो है वो एंडिंग का डेटा है, ठीक है, क्योंकि ये दिसंबर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने दिसंबर 31 2000 में जो है ये मतलब तमाम डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट किया था दिसंबर के महीने में। तो ये एंडिंग का डेटा, तो एंडिंग इन्वेंट्री ये होगी, ठीक है। सो इसको ही हम जो है एंडिंग इन्वेंट्री काउंट करेंगे। तो चलें, क्योंकि इसी डेटा से, अगर आपको याद हो कि इसी डेटा से हमने कैपिटल डी एंड निकाला था, सो दिस इज़ द डेटा ऑफ एंडिंग, ठीक है। तो अब हम जो है शुरू कर हो जाते हैं और तमाम एसेट्स को पहले देख लेते हैं। तो तमाम एसेट में आपके पास सबसे पहले कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है और ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर है, ठीक है। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर किस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे? डेप्रिसिएशन लेस करते, मतलब करके, ठीक है। मतलब ये भी दिखाओगे कि आपने डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लेस किया हुआ है। तो जो एज इट इज़ लिखने वाले हैं उनको हम जो है पहले लिख लेते हैं एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बारी आती है आपकी कैश एट बैंक की। अगर आप यहाँ पे देखें तो कैश एट बैंक जो है वो 25,000 है, लेकिन अगर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें तो बैंक के अंदर क्या सीन हुआ था? बैंक के अंदर ये सीन हुआ था कि भाई 250 रुपीज़ कट गए थे, लेकिन 1200 रुपीज़ मतलब ऐड भी हुए थे, ठीक है। सो 1200 माइनस 750, तो कितना का कैश बेसिकली एड बैक हुआ? आई मीन नॉट एड बैक, पता नहीं क्यों बार बार एड बैक बोल रहा हूँ। कि तो ऐड कितने का हुआ? 450 रुपीज़ का कैश जो हमें रिसीव हुआ, ठीक है। सो पहले कैश कितने का साथ था? कैश पहले आपके पास पड़ा हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं, 25,000 का, ठीक है। सो 25,000 प्लस 450 रुपीज़ का कैश और ज़्यादा इंक्लूड हुआ आपकी। अच्छा, मैंने 2500 लिखे हैं एक्चुअली, दिस इज 25,000, ठीक है। सो 25,000 का कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 450 का कैश और इंक्लूड हुआ, ठीक है। तो कितने का हो गया अब कैश? 25,450 रुपीज़। तो इतने का कैश जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपकी अकाउंट रिसीवेबल्स मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एज इट इज़ आएगी, क्योंकि इनके लिए कोई मतलब इनके हवाले से कोई आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि आपकी जो प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में से 1500 इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। सो उसको अपने एक्सपेंस आउट ऑलरेडी कर चुके हो, तो जो प्रीपेड होगा वो भी ऑब्वियसली आपका कम हो जाएगा 1500 से, ठीक है। सो आपके पास जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस थी उसमें से आप 1500 काट दोगे, ठीक है। सो 2500 है, 2500 में से आपने माइनस कर दिया 1500, तो ये आपके बन गए 1000 रुपीज़। सो आपके पास जो अभी प्रीपेड इंश्योरेंस बच चुकी है वो 1000 की बची है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप प्रीपेड इंश्योरेंस लिखोगे वो कितने की लिखोगे? 1000 की, ठीक है। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी आ गई 1000 की। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास जो है वो फिक्स्ड एसेट्स बचे हुए हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास जो है फर्नीचर है और ऑफिस इक्विपमेंट है, और इसको आप जो डेप्रिसिएशन इसके अंदर से लेस करके आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑफिस इक्विपमेंट लिखिए, ठीक है, नीचे उसका डेप्रिसिएशन और ये माइनस साइन के साथ हैं, ठीक है। फिर फर्नीचर, फिर नीचे उसका डेप्रिसिएशन। आपने सबसे पहले अलग पोर्शन बनाना है करंट एसेट का, फिर टोटल करंट एसेट लिखोगे, ठीक है। इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट का पोर्शन बनाओगे, हेडिंग डालोगे, फिर फिक्स्ड एसेट को डेप्रिसिएशन को मतलब लेस करते हुए दिखाओगे, और फिर आपने जो है टोटल फिक्स्ड एसेट यहाँ पे नोट करोगे, फिर टोटल करंट एसेट को प्लेस करोगे टोटल फिक्स्ड एसेट से, और इस तरह करके आपने जो है प्रेजेंटेशन मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। मेरी इस वीडियो का अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो का पर्पज सिर्फ आपको समझाना है, तो जिस कैसे मैं यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। सो यहाँ पे हम सबको प्लस कर लेते हैं, और ये ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ तो माइनस होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है टोटल एसेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास है 25,450, ठीक है, प्लस 55,000 प्लस 40,000, ठीक है, प्लस 1,000 प्लस 60,000 प्लस सॉरी माइनस 6,000, ठीक है, माइनस 6,000 प्लस 30,000, फिर माइनस 6,000, और फिर अगेन आपके पास क्या है? अच्छा, अब कुछ नहीं है, तो आप इजिकल टू की साइन मतलब बटन दबा देंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं? 1,99,450 से। सो टोटल एसेट आपके कितने आए? 1,99,450। तो चलिए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे।
1,99,450। अब हम पहुंच जाते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के ऊपर। लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, ठीक है, और वो लाइबिलिटी कौन सी है? अकाउंट्स पेबल विच इज़ 39,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकाउंट्स पेबल AP। AP क्या मतलब है? अकाउंट्स पेबल विच इज़ 39,000, ठीक है। सो एक ही लाइबिलिटी है, इसके अलावा कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो अब चले आते हैं हम कैपिटल के ऊपर, ठीक है। कैपिटल में सबसे पहले आप जो है कैपिटल एट द स्टार्ट लिखोगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि भाई हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जो है अपना कैपिटल एट द एंड से शुरू किया था, यहाँ पे हम कैपिटल एट द एंड क्यों नहीं लिख रहे? तो वहाँ पे हमने इसलिए ऐसा किया था कि हमें कैपिटल गेन का पता चले, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि कैपिटल एट द स्टार्ट से ही शुरू होता है आपका जो बैलेंस शीट होती है, उसमें कैपिटल एट द स्टार्ट रिकॉर्ड करते हो, फिर आप उसमें लेस करते हो ड्राइंग्स, ऐड करते हो आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, और फिर ऐड होता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। सो मतलब इस तरीके से आपकी मतलब जो नॉर्मल प्रैक्टिस में नॉर्मली भी यही होगा कि आप कैपिटल एट द स्टार्ट में ये तमाम चीज़ें अगर ड्राइंग्स की तो ऑब्वियसली आप जो है ड्राइंग्स को लेस करोगे, और अगर आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट पैसा ऐड करोगे, ठीक है। वो हमने सिर्फ इसीलिए किया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ताकि हमें एक्चुअल में पता चले कि कैपिटल बढ़ा या घटा, ठीक है। सो उसको जो हम सिर्फ P&L स्टेटमेंट तक ही महदूद रखते हैं, ठीक है। सो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं लेकर आना है, ठीक है, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट भी मतलब बैलेंस शीट आपकी ख़राब हो जाएगी। सो यहाँ पे आपके पास कैपिटल कितना है जो इन्वेस्ट किया था आपके प्रोप्राइटर ने? 1 लाख रुपीज़, राइट। और आपको ड्राइंग्स उसने कितनी की थी? ड्राइंग्स उसने की थी कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ गया, गिव मी 1 मिनट। अच्छा, ये रहा, आ गया। उसने ड्राइंग्स की थी 30,000 की, ठीक है। सो ड्राइंग्स जो यहाँ पे लेस कर दोगे आप 30,000 की, ठीक है। और उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया था आई थिंक कुछ 25,000 का, राइट। 25,000 की उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की थी। और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? प्रॉफिट जो आप कहाँ से देखोगे? PI प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। सो उसका जो प्रॉफिट हुआ था एडजस्टेड प्रॉफिट लिखोगे, ठीक है। सो कितने का हुआ था? 65,450 का, ठीक है। सो ये भी जो है ऐड होगा 65,450, ठीक है। तो बस यहाँ तक कि ये तमाम चीज़ें हमने लिख ली, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? टोटल कर देंगे, ठीक है। और ये जो आपका अमाउंट बराबर आना चाहिए आपके एसेट के अमाउंट से, अदरवाइज अगर नहीं आता तो उसका मतलब कि आपने कोई ना कोई कहीं पे ब्लंडर मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। सो अब इसको हम टोटल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो है टोटल एसेट्स के बराबर है, ठीक है। अदरवाइज देखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। सो 39,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, एंड माइनस 30,000 एंड देन प्लस 25,000, ठीक है, एंड देन प्लस 65,450, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है आपके पास? 1,99,450। तो ये बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। सो 1,99,450 एंड दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।